अगर भोजन में नमक बिल्कुल ही ना हो तो किसी को भी भोजन में रुचि नहीं आएगी जी, टेस्ट नहीं आएगा। नमक अधिक हो जाए तो भी वो गलत काम हो जाएगा जी, तो भी भोजन रुचिकर नहीं रहेगा जी। यानी नमक किस लिए डलता है, हम मोटी मोटी सी भाषा में समझे तो टेस्ट के लिए नमक डलता है जी, वो भोजन में टेस्ट पैदा करता है। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट पैदा करता है, आयुर्वेद के अनुसार नमक रुचि पैदा करता है, रुचिकर। यानी जो भी चीज रुचिकर है वो अग्नि को अच्छा करने वाली होती है जी। आपको बहुत जोरदार भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसी कल्पना करो, और जो भोजन आपको पसंद ना हो वो आपके सामने रख दिया जाए, तो उम्मीद करो कि आप कैसा महसूस करेंगे। और जिस भोजन में आपकी रुचि है, अगर वो भोजन आपके सामने परोस दिया जाए तो जो भोजन है वो केवल पेट में जाने पर ही नहीं पचता है जी। हम सोचते हैं भोजन खा लिया पेट में चला जाएगा तभी पाचन होगा, उसकी जो पचने की प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है जी। जैसे ही भोजन हमारी रस इंद्रिय यानी कि लार के कांटेक्ट में आता है, जीभ के कांटेक्ट में आता है, तो भोजन अगर रुचिकर है तो पूरा आनंद के साथ खाएंगे जी। बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसी स्थिति है, और मनपसंद रुचिकर भोजन आपको मिला है तो जीभ पे रखते ही मुंह में बहुत सारा पानी आ जाएगा। जैसे मुहावरे भी है कि किसी अच्छी चीज को देख के लड्डू रसगुल्ला को मुंह में पानी आ जाना। मुंह में पानी आ जाना मतलब पाचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही भोजन हमारे मुंह में जाता है तो हमें पता चलता है उसका टेस्ट, वो अच्छा है बुरा है, हमारी रुचि के अनुसार है कि बिना रुचि के है जी। अगर वो रुचिकर नहीं है, हमारी पसंद के अनुकूल नहीं है, तो जीभ में रखते ही मन उदास होगा। अगर वो रुचिकर है तो मुंह में रखते ही पानी भर आएगा जी। तो यहाँ पे बोधक कफ इसको बोलते हैं। जैसे ही भोजन का टुकड़ा मुख में गया और भरपूर लार आ जाए तो फिर अच्छे से चबाने का काम होगा। फिर यहाँ से भोजन जाता है हमारे आमाशय में, वहां पे कलेदक कफ होता है, वो उसको पेस्ट बनाने का काम करता है, तो फिर अच्छे से पेस्ट बनता है। अगर कोई रुचिकर चीज ही नहीं है तो मुंह में ही बोधक कफ नहीं आएगा, तो चबाने का काम ही अच्छे से नहीं हो पाएगा। बस फिर वो मजबूरी बस पेट भरने के लिए अंदर डालना पड़ेगा, चबाने का काम अच्छा नहीं होगा, तो आमाशय में भी कलेदक कफ जो उसको पेस्ट बनाएगा गिल्ला करके वो भी अच्छा नहीं होगा जी। तो नमक क्यों डलता है भोजन में, वो भोजन के अंदर रुचि पैदा करता है जी। रुचिकर चीज अग्नि को अच्छा करती है। अग्नि यानी कि हमने पढ़ा भोजन पेट में जाके दो ही काम करता है, या तो पचता है या सड़ता है, तीसरा कोई काम नहीं होता। और जो भी भोजन रुचिकर होगा, हमारी रुचि के अनुसार होगा, हमारी पसंद के अनुसार होगा, जिसको खाते ही मुंह में पानी आने लगे, जिसका निवाला जीभ पे रखते ही पानी आने लगे, तो उस भोजन का पाचन बहुत अच्छे से होगा जी। क्योंकि मुंह में बोधक कफ अच्छी मात्रा में आएगा, आपको मनपसंद भोजन मिल रहा है। फिर आमाशय में पहली चरण में उसका पेस्ट बनता है जी। जैसे 10-20 निवाले हम भोजन सबसे पहले मुख से होते हुए, आहार नली से होते हुए हमारे आमाशय में जाता है। जब हम 10-20 निवाले भोजन के मुख में डाल लेते हैं तो आमाशय में फिर क्लेदक कफ आता है, वो पेस्ट बनाने का काम करता है जी। तो वो भोजन को पेस्ट बनाता है, फिर आगे भोजन ग्रहणी में जाता है, वहां पाचन होता है। तो भोजन रुचिकर है तो हमारे जो पाचक रस है, जैसे कि मुंह में बोधक कफ, आमाशय में क्लेदक कफ, ये पाचक रस, तो ये बहुत अच्छे से तैयार होंगे जी। खाना फिर आसानी से पाचन होगा जी। और फिर जब ये आगे जाएगा तो हम पढ़ रहे हैं जी कि जो भोजन है, अगर वो रुचिकर होगा भोजन तो वो पचने में
आसान रहेगा, वो जल्दी पचेगा, वो अग्नि का बल नहीं लेगा। अगर भोजन रुचिकर नहीं है तो वो अग्नि को कमजोर करेगा जी, और उसका जो पचने की प्रोसेस है वो मुंह से ही बिगड़ जाएगी जी। मुंह में बोधक कफ अच्छा नहीं बनेगा, आमाशय में क्लेदक कफ जो पेस्ट बनाने का काम करता है वो अच्छा नहीं बनेगा। फिर आगे जो अग्नि है, क्योंकि अगर भूख अच्छी है, भोजन रुचिकर है, तो व्यक्ति कई बार एक रोटी अधिक खा लेता है रुचि के हिसाब से। तो नमक का काम क्या है जी? नमक भोजन में रुचि के लिए डलता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, अग्नि का उपयोग कम करता है। आपने बहुत सी बार यूट्यूब पे सुना होगा कई आचार्यों से या डॉक्टर से या वैद्यों से कि भाई जिसको भूख नहीं लगती है, खाने से आधा घंटा पहले थोड़ी सी सौंठ और सेंधा नमक मिला के उसको मुंह में रख लो या चूस लो, उससे भोजन के टाइम तक अग्नि अच्छी हो जाती है। तो नमक क्या है? रुचिकर भोजन को बनाता है, अग्नि को अच्छी करता है जी, पाचन को। तो नमक कौन सा हो, भोजन में कौन सा नमक हो? ग्रुप में 2 श्लोक भेजे हैं जी। एक श्लोक तो ये कह रहा है, अष्टांग हृदयम सूत्र स्थानम 10वां अध्याय का श्लोक है कि नमक में केवल सेंधा नमक ही ऐसा है जो नेत्रों के लिए हितकर है, यानी कि आंखों को अच्छी रखता है जी। उसके अलावा बाकी सभी नमक हैं वो नेत्रों के लिए अच्छे नहीं है। यानी सबसे अधिक जो नमक का उपयोग होता है वो दाल सब्जी के रूप में ही होता है जी। तो नमक का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए जीवन में सेंधा नमक का जी। आजकल जो नमक के नाम पे चल रहा है, पुराने टाइम पे जो हमारे पूर्वज 100 साल जीते थे, उनकी जो ये हम भोजन के 10 नियम पढ़ रहे हैं ये बड़े व्यवस्थित थे जी। लेकिन अब ये नियम शुरू से लेके जितने आज 8वां नियम तक हम डिस्कस कर रहे हैं तो सभी गड़बड़ में है जी। तो इसलिए इंसान जब भोजन का पाचन होके धातु ही नहीं बन रही है, शरीर अच्छा नहीं है, तो बीमारियां हैं, और वो बीमारियां फिर डॉक्टरों से किले ठीक नहीं हो रही है जी। तो पुराने टाइम में एक ही नमक खाया जाता था, सेंधा नमक जी। कुछ टाइम पहले चक्रव्यूह के तहत, षड्यंत्रों के तहत आपके घरों में एक अलग तरह का नमक आ गया, उसको नाम दे दिया है आयोडीन नमक। खूब प्रचार प्रसार किया गया है जी। वो नमक क्या है? जैसे कि पहले समुद्र का नमक आता था या झील का नमक आता था, उसके अंदर सरकार ने कानून बना दिया है कि इनके अंदर अलग से कृत्रिम आयोडीन डल के फिर ये नमक बिकेगा जी। तो ये जो भी समुद्री नमक आता है या झील का नमक आता है, इसमें अनिवार्य रूप से कृत्रिम आयोडीन मिलाया जाता है। तो ये नमक बन गया है जी आयोडीन युक्त नमक। तो आजकल 2 तरह का नमक अधिक प्रचलन में है। अधिक में तो ये आयोडीन युक्त नमक ही है। जो व्यक्ति केवल जागरूक है, जैसे राजीव भाई को सुन लिया, या जिनको खुद के लेवल पे जागरूक है, समझ है, परिवारों से संस्कार मिले हैं, तो जो जागरूक है वो तो इस्तेमाल कर रहा है जी सेंधा नमक। इन लोगों की मात्रा बहुत कम है, और जो एक बड़ी संख्या है वो इस्तेमाल कर रही है आयोडीन युक्त नमक जी। इसको इस्तेमाल करने वालों की संख्या है जो वो बहुत अधिक है जी। जो टीवी से ही ज्ञान लेते हैं, या जो अभिनेता, जैसे कि अपने देश में पेप्सी कोक, ये जो जहर इतना अधिक सर्कुलेट हुआ, इतना अधिक बिका, तो ये क्यों बिका? क्योंकि जो ब्रांड है, अभिनेता है, खिलाड़ी है, उन्होंने इसका प्रचार किया। इसमें अब आप देखते हैं जिस चीज में क्वालिटी होती है जी, उसकी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। गाय का दूध है, क्वालिटी है, उसके लिए कोई चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज में क्वालिटी ना हो और जो चीज लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को बीमार बनाना है ताकि ये जो सिस्टम है चलता रहे, तो उसके लिए ये प्रचार की जरूरत पड़ती है। तो जो ये अभिनेता है, खिलाड़ी है, या जो भी रोल मॉडल है, तथाकथित रोल मॉडल, तो इन सब ने ही ये पेप्सी कोक आदि को समाज तक पहुंचाया, बिल्कुल नीचे के लेवल तक सर्कुलेट कर दिया।
इसी प्रकार जो आयोडीन युक्त नमक है उसका भी प्रचार किया गया जी। तो आयोडीन युक्त नमक है जो, अब खाने में नमक कैसा हो, जो रुचिकर हो, अग्नि को अच्छा रखता हो। और आज के टाइम में दो नमक में से आयोडीन युक्त नमक सबसे अधिक प्रचलित है, अधिक लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कम लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जागे हुए लोग हैं, जागरूक लोग हैं जी। तो इन दोनों नमक में फर्क क्या है जी? आयुर्वेद तो बोलता है कि सेंधा नमक का ही हर चीज में इस्तेमाल करें जी, नेत्रों के लिए भी और वैसे शरीर के लिए भी सेंधा नमक ही अच्छा है। जो मैक्सिमम उपयोग होने वाला नमक है काला नमक है, उसका कभी कभार इस्तेमाल होता है, केवल सीमित उपयोग होता है जी। लेकिन घरों में हर रोज 2 या 3 टाइम दाल सब्जी बनती है, तो उन सब में अधिकतर उपयोग में सेंधा नमक का ही उपयोग होना चाहिए। तो जो आयोडीन नमक है इसको षड्यंत्र के तहत हम सब तक पहुंचाया गया है। इसमें जो समुद्री नमक है या झील का नमक है, ऊपर से कृत्रिम आयोडीन डाला गया है। इसका नुकसान क्या है जी? पहले तो कि जी हमारे शरीर को दिन भर कितने आयोडीन की जरूरत है? क्या इतने आयोडीन की जरूरत है कि नमक में ऊपर से आयोडीन डालना पड़ा? तो फिर तो खून बढ़ाने के लिए भी ऊपर से आयरन डाल दें, फिर तो कैल्शियम बढ़ाने के लिए भी ऊपर से कैल्शियम डाल देना चाहिए। आज के टाइम पे लोगों को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, इन सब के नाम पे बहकलाना बहुत आसान है जी। कोई भी व्यक्ति आपको आके ये नहीं कहेगा कि आपके दूध में, आपके भोजन में, आपके शुद्ध जैविक भोजन में, खुले बर्तन में बनाए हुए भोजन में, टाइम पे बना हुआ भोजन, 6 रसों से युक्त खाए गए भोजन में सब तरह के प्रोटीन, विटामिन, आयरन, आयोडीन सब है जी। कोई नहीं बोलेगा, सब एक चक्कर में लगे हैं। कोई बोल रहा है कि हमारा आयोडीन ले लो, नहीं तो आपके अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी। कोई बोलेगा कि दूध नहीं पच रहा है तो आप हमारा वे प्रोटीन, या आजकल तरह तरह के प्रोटीन है कि ये ले लो, दूध नहीं पच रहा है तो आप प्रोटीन यहाँ से ले लो। कोई बोलेगा कि आयरन के सप्लीमेंट बना देगा कि यहाँ से ले लो, ये मल्टीविटामिन है, यहाँ से आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमारा भोजन शुद्ध है, ठीक बर्तन में बना है, टाइमली खाया गया है, पचाने के लिए खाया गया है, गर्मा गर्म खाया गया है, 6 रसों से युक्त है, तो उसमें सब तरह के प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ आ जाता है जी। एक दिन के लिए हमारे शरीर के लिए जो आयोडीन है वो 140 माइक्रोग्राम इतने की जरूरत होती है जी। ये मात्रा कितनी है? 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम का, 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होते हैं जी। यानी कि 1 ग्राम में आप वजन करेंगे शायद गेहूं का 1 दाना या 2 दाना ही आएंगे 1 ग्राम में जी। फिर 1 मिलीग्राम आप देखेंगे कि जी 1 मिलीग्राम तो कितना होगा, बिल्कुल ही मामूली सा, और उसका भी फिर 140 माइक्रोग्राम। यानी कि अगर हम दिन भर में 1 या 2 कटोरी दाल सब्जी की खाते हैं तो जितना हमारे शरीर को आयोडीन चाहिए वो मिल जाता है जी। और लगभग 1 कटोरी सुबह, 1 शाम को, इतना तो आम इंसान खा ही लेता है जी दाल सब्जी। अगर इतना हम खा रहे हैं तो शरीर के लिए जो जरूरी आयोडीन है वो उधर से मिल जाता है जी। आप प्रोटीन के लिए क्या है, दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, घी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ बाहर से आप हर रोज प्रोटीन खाते हैं कि आपको आयोडीन भी ऊपर से डालना है। तो ये सब क्या है, प्रचार किया गया जी। किसका? आयोडीन नमक का, पेप्सी कोक का। जिस चीज के अंदर क्वालिटी नहीं होती उसको ही चिकनी चुपड़ी बना के प्रचार प्रसार करके बेचने का प्रयास किया जाता है जी। तो आयोडीन नमक पहले तो हमारे शरीर में जरूरत कितनी है? 140 माइक्रोग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम में
1000 माइक्रोग्राम है, यानी कि बिल्कुल ही सीमित मात्रा, वो दाल सब्जी की 1 या 2 कटोरी से हमारे अंदर पूर्ति हो जाती है। तो अलग से अतिरिक्त आयोडीन की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में पहले ही खून पूरा है, फिर भी आपको आयरन की गोलियां खिलाते रहें तो क्या होगा जी, वो मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। और अति तो हर चीज की बुरी है। आयुर्वेद में श्लोक आता है, अति सर्वत्र वर्जियेत। हर चीज की अति बुरी है, अमृत की भी बुरी है जी अति तो खून पहले ही पूरा है फिर भी आयरन की गोलियां खिलाते रहे, कैल्शियम पहले ही शरीर में पूरा है फिर भी कैल्शियम की गोली खिलाते रहे, तो वो समझदारी नहीं है। तो पहले तो हमें डरने की जरूरत नहीं है जी कि आयोडीन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। पहले तो शरीर को जरूरत कितनी है एक दिन के लिए, वो दाल सब्जी से पूर्ण हो रही है। अब ये जो समुद्री नमक या झील के नमक में कृत्रिम आयोडीन मिलाया जाता है, फिर उसको बेचा जा रहा है नमक को आयोडीन के नाम पे। अब वो आयोडीन उसमें से उड़े ना, उसके लिए 3-4 केमिकल उसमें ऐसे डलते हैं ताकि वो उड़े ना जी। और वो इतने खतरनाक केमिकल है, वही केमिकल सीमेंट में भी होते हैं जी। तो वो जो आयोडीन नमक है वो कितना खतरनाक है जी, वो क्या करता है, ये बीपी बढ़ाने में इसका बहुत ही प्रमुख रोल है जी। जो आयोडीन नमक है वो अपना जो जितना इस्तेमाल होता है ना जी, उससे 23 गुना अधिक पानी का शोषण करता है जी वो। और पानी पानी ना बोले तो शरीर की जो प्राकृतिक चिकनाई है जो हर एक ऑर्गन को मिल रही है, वो उसको भी घटाने का काम करता है, उसका डीजनरेशन करता है जी। तो जो रस वाहिनियां हैं, जो पूरे शरीर में रस रक्त वाहिनियां हैं, सिर से पांव तक हमारे शरीर का हर एक सेल जीवित है, क्योंकि रक्त वाहिनियों के द्वारा ही ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है जी। तो ये रक्त वाहिनियों को कठोर बना देता है जी, फिर बीपी जैसी समस्या बनती है इस नमक का रेगुलर लगातार इस्तेमाल करने से जी। ये जो नमक है ये नपुंसकता यानी शुक्राणु का नाश, जैसे सरसों के तेल के बारे में भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तेल के बारे में। बहुत से लोग सरसों का तेल सालों साल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके जब हम गुण धर्म पढ़ेंगे तो वो शुक्रनाशक है जी। उसी प्रकार जो आयोडीन नमक है वो भी शुक्रनाशक है जी, वो शुक्र धातु का नाश करता है, शुक्राणुओं को खत्म करता है जी। तो जिन्होंने बच्चे पैदा करने हैं या जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने तो इस नमक को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये नपुंसकता और बांझपन जैसी समस्याएं भी पैदा करता है। ये ना केवल रक्त वाहिनियों को, रस वाहिनियों को, बल्कि हर एक ऑर्गन को ही उसका जो प्राकृतिक शेप है उससे अतिरिक्त पानी या स्नेहांश लेके उसको कठोर बना देता है, कड़ा बना देता है, उसका शोषण करता है जी। तो ये नुकसान है इस नमक के जी। तो नमक कौन सा इस्तेमाल हो, आयोडीन नमक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर हमारा भोजन जैविक है, कुकर में नहीं बना है, खुले बर्तन में बना है, समय पे बना है, गर्मा गर्म खाया गया है, पचाने के लिए खाया गया है, भोजन के समय पे, अग्नि के समय पे खाया गया है, लेकिन अगर बनते समय उसमें आयोडीन नमक डाल दिया तो जो पहले 7 चरण है, 7 कड़ी है, वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी जी। क्यों, ये हमने आज डिस्कस किया है जी। तो नमक कौन सा इस्तेमाल करें, आयुर्वेद बोलता है केवल सेंधा नमक। रूटीन में दाल सब्जी में सेंधा नमक, सेंधा नमक के गुण भी हम पढ़ेंगे जो ग्रुप में भेजा है, आप लोगों के पास भी श्लोक आया है। पहला तो ये कि आंखों के लिए केवल एक ही नमक अच्छा है, वो सेंधा नमक है जी। अब आप देखेंगे कि पिछले 20-30 साल में आयोडीन नमक की लगभग हर घर में बाढ़ है जी। क्यों, क्योंकि जो ये तथाकथित रोल मॉडल है उन्होंने टीवी पे आके इसका भरपूर प्रचार किया है। आज के टाइम में ऐसा है कि ये जितने भी गेम है जी, चाहे आप क्रिकेट लगा लो, फुटबॉल, हॉकी, यहाँ तक कि ओलंपिक भी अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी गेम हैं इनको हम किस भावना से देखते हैं कि जी खेल है, प्रतिस्पर्धा है, ये सब भी
एक षड्यंत्र के तहत ही चल रहे हैं जी। ये जो फिर पेप्सी कोक है, इसके अंदर ही घुसा के हर व्यक्ति तक पहुंचाया गया है। आयोडीन नमक है, जितनी जो भी बुरी चीज इन्होंने पहुंचानी है, कोई नशा है, कुछ भी समाज तक, तो इनके द्वारा अगर वो कोई भी रोल मॉडल उस चीज को बोलता है कि मैं अपना रहा हूं, तो लोग फिर आसानी से अपना लेते हैं जी। तो इसको एक षड्यंत्र के तहत पहुंचाया गया जी। तो नमक में केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें जी। तो ये जो 10 चरण है ये एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। अगर इसमें से एक भी गड़बड़ है तो फिर भोजन भले ही जैविक हो, भले ही खुले बर्तन में बनाया गया हो, भले ही टाइम पे खाया गया हो, भले ही पचाने के लिए खाया गया हो, भले ही वो अग्नि के समय पे बनाया और खाया गया हो, गर्मा गर्म खाया गया हो, बार बार गर्म ना किया गया हो, फिर भी आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो हम ऑर्गेनिक जैविक के नारे लगाते रहें, केवल अकेला जैविक उगाने से कुछ नहीं होगा जी। जैविक उगाया, फिर उसको अच्छे बर्तन में पकाना, ताकि पकने के बाद भी वो जो जैविक में पूरी पोषकता थी बनी रहे। फिर टाइम पे खाना, अग्नि के समय पे पकाना और खाना, गर्मा गर्म खाना, बार बार गर्म नहीं करना, पकाने के लिए खाना। और पकाते समय अगर उसमें नमक केवल सेंधा ही डल रहा है तो ही वो पोषकता पूरी रहेगी उसमें। अगर आयोडीन डाल दिया है तो आयोडीन उसका पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा जी, आयोडीन नमक। तो भोजन में जब भी इस्तेमाल करें तो सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें जी। तो ये हमारा 8वां नियम है जी। जी गुरु जी, सभी साथियों को नमस्कार। हाँ, आज का विषय जो हमने सेंधा नमक के बारे में पढ़ा, और महेंद्र जी ने भी बताया कि इसको 1-2 मिनट में भी समझा जा सकता था, लेकिन काफी डिटेल में हम लोगों ने इसको के बारे में जाना। तो इसमें वैसे तो काफी आज का जो सत्र था वो पूरा पूर्ण ही हो चुका है, काफी इसमें विचार रखे जा चुके हैं और महत्व की जानकारी सारी रखी गई। लेकिन इसमें बीच में एक गुरुजी ने जो ध्यान आकर्षित किया है षड्यंत्रों के द्वारा और प्रचार के द्वारा, तो आप लोग देख रहे होंगे सभी जागरूक हैं, क्योंकि सभी सेंधा नमक का यूज करते हैं घरों में। तो हम लोगों को किस तरीके से बीमार बनाने के लिए एक षड्यंत्र चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीजों को हमारे सामने लाके और समाज में इस तरीके से रखा जा रहा है कि अगर आप ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बीमार होने वाले हैं, या आप को कुछ पता ही नहीं है, या आप पिछड़ेपन के शिकार हैं। जबकि ये सारी चीजें हमारी परंपराओं में थी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो करते आ रहे थे। और इतना सब होने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी जैसे उपवास का समय आता है, व्रत आते हैं, नवरात्र वगैरह, तो उस समय पे घरों में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी को इतना विज्ञान भी नहीं पता है इसके बारे में, तो उतना तो सबको ही पता है कि भाई ये शुद्ध है, इसलिए व्रत के दिनों में खाया जाता है। लेकिन बुद्धि पे हम लोगों की एक ऐसा आवरण चढ़ा दिया गया कि हम ये नहीं सोच रहे कि जिस नमक को 9 दिन खाया जा सकता है इसलिए कि वो शुद्ध है और अच्छा है व्रत के दिनों में, वो पूरे साल क्यों नहीं खाना चाहिए। और बाकी ये जो नमक हमें दिया जा रहा है पैकेटों में बंद करके आयोडीन के नाम पे, तो इसकी क्यों जरूरत आ गई अब? या आजादी के पहले तक हम सेंधा नमक खा रहे थे सब लोग, और अब आजादी के आने के बाद और जो तथाकथित आजादी हमें मिली हुई है उसमें, उसके बाद हम लोग आयोडीन नमक खाएं तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। और जैसा कि हमें पता भी चला सत्र के दौरान कि शरीर को मात्र कुछ माइक्रोग्राम नमक की आवश्यकता है, आयोडीन की। और अगर वो शरीर में कोई भी चीज अति होगी, जैसे कि विचारों से हमें पता चला कि अगर अति होगी तो क्या होगा, वो नुकसान देगी। और शरीर में एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम लगा हुआ है हमारे कि अगर कोई भी चीज वो भले ही अच्छी है शरीर के लिए, लेकिन अगर वो अतिरिक्त मात्रा में शरीर में जा रही है तो शरीर उसको बाहर निकालेगा। और अगर बाहर निकालेगा तो उसको अत्यधिक कार्य करना पड़ेगा, अपनी क्षमता से आगे जाके शरीर कार्य करेगा, तो भी हमारे शरीर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो किस तरीके से हमें षड्यंत्रों में फंसा के बीमार किया जा रहा है, हमको
वाकई जो एक शब्द दिया गया है कस्टमर, और कस्टमर का अर्थ मैं मानता हूँ कि जो कष्ट से मरे, तो ऐसा हम लोगों को बनाया जा रहा है धीरे धीरे, और हम लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। तो इन षड्यंत्रों को भी समझना जरूरी है, और इस मंच पे इन सब चीजों को हम जब आपस में डिस्कस करते हैं तो आप लोगों के माध्यम से ये बातें आगे भी जाएंगी और आगे भी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि राजीव भाई ने तो अपने विचारों में इन बातों को रखा ही है। अब उस पे हम लोगों का कार्य बनता है, सभी का, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पे और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें और उसको और ज्यादा आगे लेके जाएं और लोगों को समझाएं और बताएं कि भाई इससे हमारे न सिर्फ स्वास्थ्य का ही नुकसान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ वो बीमार हो रही हैं जो अभी वर्तमान में, और वो आगे संतान उत्पत्ति भी ना कर पाए, ये भी वो कार्यक्रम उन्होंने करते जा रहे हैं कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए, उसके लिए उनके अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलते हैं। तो उस पर भी आगे विचार रखे जाएंगे, प्रकाश डाला जाएगा और षड्यंत्रों पर। तो आज इन्हीं विचारों के साथ, शब्दों के साथ को मैं अपने विराम देता हूँ और सभी को धन्यवाद और नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद अनुव्रत जी। हाँ शेषन जी, आपने कोई वक्तव्य रखना है तो रख सकते हैं, नहीं मास्टर जी आप रखें फिर समापन करें जी। या किसी का कोई सुझाव, वक्तव्य या विचार या अनुभव है तो ले सकते हैं जी। नरेंद्र जी, एक जो ये ग्रुप में मैसेज आते हैं ना, जैसे शेषन भाई ने एक वीडियो डाला था और इसके ऊपर ही किसान ने कमेंट किया था कि महंगा बहुत है, तो उनके मैसेज डिलीट मत किया करो, उनसे बात करेंगे और ग्रुप में ही करेंगे, पूरा प्रोसेसर समझाएंगे भाई कैसे बनता है जैविक गुड़, कितने में बनता है, कितना उस पर खर्चा पड़ता है, क्या रेट बिकता है, ताकि हर आदमी को समझ में आए कि जैविक खेती करके किसान प्रोसेसर करवा के जब अगले को सामान प्रोक्योर करवाता है तो वो क्या रेट में बिकता है। हमारे पास कच्चे जाने का कौन लगा हुआ, आप अपना माइक बंद करिए, मेरे पास आवाज आ रही। हाँ जी, हमारे पास कच्चे घानी का कोल्लू लगा हुआ है। कई लोगों ने बोला कि भैया महंगा देते हो, हमने उसके ऊपर वीडियो बनवाई, पूरा प्रोसेसर, कितना खर्चा बैल का है, कितना मजदूरी का है, कितना वो चलता है, वो वीडियो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा अगर किसी को जरूरत हो। तो ऐसे करके शेषन भाई इन लोगों को जवाब देंगे। ये काम खींचने वाले भी हमारे भाई हैं, दूसरे नहीं है। तो ये अगर किसी फैक्ट्री के बारे में कभी नहीं लिखते कि तुम चीनी इस रेट में क्यों बेचते हो, तुम्हारा गुड़ इस रेट में क्यों बेच रहे हो, हमारे किसान भाइयों की टांग खींचने में क्या मिलता है भाई उनको। तो ये ऐसे मैसेज आए तो डिलीट ना करें, उसके ऊपर बहस करें और उसमें हम साथ देंगे आप भी। हाँ श्री कृष्ण जी, उसके ऊपर सार्थक चर्चा करेंगे, अभी उनको समझ नहीं है जी, इसलिए लिख देते हैं वो। हाँ, तो रेट बिना लिख रखा था जी, कुछ भी बात ना थी ना, मैंने यूं कह रखा था इस भाव का, इसका नहीं, मुझे नहीं बताना भाई। और वो बारिश का मौसम होने के कारण, मतलब मौसम खराब है, वो 3 दिन 4 दिन हो गए ट्रेली में पड़ा है, लेकिन कल देखो उम्मीद है कि कल वो बढ़ गया, तो इसलिए मैंने तो बताया था भाई, हमने खेत में से गन्ना निकाल दिया और अब गन्ना का गुड़ बनाने की तैयारी है। तो उसमें तो और कोई बात भी नहीं थी, वो पता नहीं कौन था, मैंने तो ध्यान भी ना दिया, मैं चलो कोई बात ना, कहीं जाएगा तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो चलता ही रहा है। वैसे वक्तव्य तक के देना था, ये तो इतना था कि अनवर जी ने तो और ज्यादा लंबी बात कर दी, कस्टमर कष्ट के मर, बहुत बड़ी बात कर दी। और ये तो एक मुहिम है, इसमें तो जी चारों तरफ से जुड़ के और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए और फिर बाद में अपने देश के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाएं। हाँ कोई दिक्कत है तो वो एक अलग बात है, नहीं तो हमने सबने एक मुहिम है ये, हम अपने अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और नारी शक्ति को फिर बार बार कोटि नमन करता हूँ और इनको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।
तो अगर ये दो महिलाएं शायद आज वो वक्तव्य रखना चाहती है तो रखें, हम उनका स्वागत करते हैं, नहीं तो जी फिर समापन करें। हाँ जी, हाँ सेशन जी, अनवर जी साथी जी हाथ उठा रहे थे, वो आत्म प्रकाश जी। भाई आत्म प्रकाश क्या हाथ में ना देखा करो मास्टर जी। आत्म प्रकाश जी आंधी बता दे, मालिया जाऊं हूँ जब बता दे है, ये कागज के दबजा है, ठीक है, इनका प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता नहीं बोलने पड़े हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसा होता है इनका। ये कृष्ण जी ने जो बात कही है सही कही है, जो लोगों को नहीं मालूम जिस बात के लिए उस डिजाइन नहीं करना चाहिए, आपको उस पर रिपीट करना चाहिए, बकायदा उस पर समझाना चाहिए भाई ये कैसे है, कैसे होता है, कैसे क्या होता है। ये तो आम लोग जो बता देते हैं, कह देते हैं, कहता है ये इसमें ये डाल दिया, अपने वो डाल दिया। ये बात सही है उनकी कि जो चीनी है बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनती है, उसमें नहीं बात कर पाते, ज्यादा हमारी छोटी छोटी बातों में ले बैठ जाते हैं, तो इसलिए समझाना चाहिए आपको। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, धन्यवाद है जी आपका। हाँ वैद महेंद्र जी, आपने कुछ बोलना है तो ठीक है, नहीं फिर समापन करें। और सेशन जी, बड़ी खुशखबरी की बात है कि अगली क्लास का जो वक्तव्य है वो अनवरत जी रखेंगे, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। हाँ बड़ी अच्छी बात है जी। और अनुवर्ती जो हमारे अच्छे वैद है, सीनियर वैद है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं जी। श्री कृष्ण देवी जी धुरंधर है, काफी लोग धुरंधर बैठे हमारे बीच में। अब जैसे जैसे ग्रुप आगे निकलेगा वैसे जैसे और बड़ी महानुभूतियां। सेशन भाई टाइम पास करा चारों बड़े भैया बीच में बैठ के। ना जी, ये तो कहने की बात है, आपका बड़ापन है ये तो, ठीक है ना। तो बहुत से साथी जी आएंगे, वो विचार रखेंगे, तो आप जुटे रहो, एक रहो, जुटे रहो, बस इसी में सफलता मिलेगी भाई जी। अनुष्ठी तो वक्तव्य तो देश के अच्छा लंबा चौड़ा वक्तव्य है इनके पास, तो बहुत बढ़िया प्रश्न था जी इनका, बहुत गजब का प्रश्न था, कमाल का प्रश्न था वो। हाँ महेंद्र जी, समाप्त करो। हाँ जी, सभी साथियों ने बड़े ध्यान लगा के क्लास सुनी और अच्छे अच्छे विचार आए नमक के बारे में, और सभी के विचार बड़े अच्छे थे, और सभी से तकरीबन नमक के बारे में अलग अलग जानकारी मिली, तो इकट्ठी मिलके मतलब नमक के ऊपर पूरा चैप्टर तैयार हो गया आज। और सभी साथियों ने जो भी जानकारी दी उसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो भी साथी क्लास में नहीं बोलते या उनके विचार नहीं आते तो वो अपने विचार जरूर साझा किया करो जी। कोई बात अच्छी लगी या ना लगी, या किसी में कोई अगर कमी है बात में, उस कमी को उजागर किया करो जी, ताकि हमें भी पता लगे कि भाई हम जो कह रहे हैं क्लास में वो सभी साथी हमारे तहे दिल से उसको स्वीकार करते हैं या वैसे ही मौन धारण किए बैठे हैं। तो मेरा सभी से अपील है कि कृपया अपने विचार जरूर रखें, हाथ उठाएं, आपकी बात जरूर ली जाएगी, तो ये तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा भी हमारे साथ सभी साथी हमारी बातों को स्वीकार करते हैं, और सभी का आने वाले समय में हम ये अपेक्षा करते हैं कि सभी साथी जरूर बढ़ चढ़ कर भाग लें। आज की कक्षा का यहीं पे समापन करते हैं। वंदे मातरम जी, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार।